A very good evening to everyone present in the class. I hope you all are doing well and good. आप सभी अच्छे से रिवीजन कर रहे हैं. So from today we are starting the current affairs of March month. ठीक है? So as we start our class, तो सबसे पहला चीज़ जो हम आज देखने वाले हैं वो है important days of March. What are the important days of March? National as well as international. ठीक है? So 1st of March we have Zero Discrimination Day and World Civil Defense Day. 3rd March we have World Wildlife Day. Then 4th March we have National Safety Day. 8th March we all know International Women's Day. 9th March we have No Smoking Day. 9th March, this is in 2024. इस बार 9th मार्च को हुआ है ये, लेकिन इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 2nd वेडनेसडे ऑफ मार्च. मार्च के 2nd वेडनेसडे में ये डेट चेंज हो सकता है हर साल. ठीक है. देन वी हैव 14th मार्च विच इज सेलिब्रेटेड एज पाई डे एंड इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स. ओके. नेक्स्ट on 15th March we have World Consumer Rights Day. 16th March National Vaccination Day. 20 March International Day of Happiness. 21st March World Forestry Day. World Poetry Day. International Day of Nowruz is a festival, and World Down Syndrome Day. Okay. Next on 22nd March we have World Water Day. 23rd March World Meteorological Day and शहीद दिवस, Martyrs Day भी बोला जाता है इसको. Then 24th March we have World Tuberculosis Day. 27th March we have World Theatre Day. ये सभी डेट्स हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं. ठीक है. इन सभी डेज को, all the dates are not mentioned here. The important ones जो कि हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हमने वो यहाँ पर मेंशन किया है. ठीक है. ओके. सो टुडे वी विल बी डूइंग आवर क्लास इन अ लिटिल डिफरेंट वे. ठीक है. सबसे पहले हम हमारा जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस है उसको देखेंगे. ये क्वेश्चंस को हम आंसर करने के साथ साथ इन द नेक्स्ट स्लाइड वी विल बी डिस्कसिंग द एडिशनल फैक्ट्स. ठीक है. एडिशनल फैक्ट्स को हम नेक्स्ट स्लाइड में कवर करेंगे. सबसे पहले हम ये क्वेश्चन को आंसर करने का कोशिश करेंगे. ओके. तो स्टार्टिंग विथ आवर रीसेंट टॉपिक विच इज रिसेंटली इंडियाज नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड इनॉग्रेटेड इट्स फर्स्ट इंटरनेशनल ऑफिस इन विच कंट्री. कौन से कंट्री में नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड जो है, जो कि असम में है, इट हैज़ इनॉग्रेटेड इट्स फर्स्ट इंटरनेशनल ऑफिस. कोई दूसरे कंट्री में उन्होंने अपना नया ऑफिस इनॉग्रेट किया है. तो वो कौन से कंट्री में है? बांग्लादेश, चाइना, भूटान और म्यांमार. इफ यू नो, आप इन सभी को आंसर कीजिए. ठीक है. एंड वी विल बी सीइंग द एडिशनल फैक्ट्स. Okay. So here our correct answer will be बांग्लादेश. बांग्लादेश के ढाका में नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड का इंटरनेशनल ऑफिस इनॉग्रेट हुआ है. ठीक है. इन बांग्लादेश. तो यहाँ पर हम अभी देखेंगे कि नुमालीगढ़ ऑयल रिफाइनरी कहाँ पर है, कब ये इनॉग्रेट किया गया इंटरनेशनल ऑफिस, वो हम सब अभी देखने वाले हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ लोकेटेड इन नुमालीगढ़ गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट. ठीक है. नुमालीगढ़ में है ये, इन द गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट. नेक्स्ट इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1993. 1993 एज ए जॉइंट वेंचर. ठीक है. जॉइंटली इसको एस्टेब्लिश किया गया था. कौन कौन थे जॉइंट वेंचर में? भारत पेट्रोलियम
कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसको हम BPCL के नाम से जानते हैं. देन वी हैव ऑयल इंडिया लिमिटेड, ऑयल, एंड गवर्नमेंट ऑफ असम. ये 3 शेयर में थे एज अ जॉइंट वेंचर व्हेन दिस वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1993. ठीक है, ओके. नाउ इट वाज ओपनड इन 1999. एस्टैब्लिश किया गया 1993 में, एंड इट वाज ओपनड इन 1999. एंड द कमर्शियल प्रोडक्शन का मतलब होता है कि कब द प्रोडक्ट्स वेर एक्सपोर्टेड. So the commercial production this commenced from 1st October 2000. ठीक है, 1st October 2000 को the commercial production started. Now the first overseas office of Assam based NRL का मतलब हो गया नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड. दिस was opened in ढाका, बांग्लादेश. सबसे important news है हमारे लिए. It was established in 1993 and the first overseas office this was established in Dhaka, Bangladesh in this year 2024. okay, ये important है हमारे लिए. And this was jointly inaugurated by, हम normally हमारे पास बहुत सारे questions आते हैं कि who inaugurated this new thing or who inaugurated this national park. So this type of questions are very important for us. okay, so this was jointly inaugurated by Indian Prime Minister, हमारे Prime Minister श्री नरेंद्र मोदी जी ने, and बांग्लादेश के जो Prime Minister है शेख हसीना, उन्होंने jointly inaugurate किया है इस international office को. ठीक है, and this was created under the Friendship Pipeline project. This is a project जिसके अंदर नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड को एस्टैब्लिश किया गया. ठीक है, सॉरी, नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड का इंटरनेशनल ऑफिस एस्टैब्लिश किया गया. ठीक है, सो दिस वाज अ प्रोजेक्ट, फ्रेंडशिप पाइपलाइन प्रोजेक्ट. should keep it in mind this project's name. And the refinery is located in Golaghat district. 1993 में establish हुआ and the commercial production started from 2000. First overseas office is in Dhaka, Bangladesh. So moving to our next news. Hope you all are understanding what I am explaining. तो आप सभी को आंसर कीजिए in the comment section. Okay. So the next question is, which two products of Assam recently got GI tag? GI tag मतलब geographical indication tags. तो कौन से दो products को GI tags मिला है? मुगा silk, Assam tea, Majuli mask, Majuli manuscript paintings, Missing's handloom products, Bihud hole. So these are the products. So our correct answer will be yes, B, recently. Okay, these are the products which have recently got the GI tags. लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास options है जो कि मुगा silk, Assam tea, they already got GI tags, not recently. Question में हमारे पास है recently. ठीक है, इन सभी चीज़ों में ऐसे questions produce करके आप सभी को confuse किया जा सकता है. तो read the question very properly. Okay. तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर होगा, रिसेंटली GI टैग्स मिलने वाला दो प्रोडक्ट्स है माजुली मास्क एंड माजुली मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग्स. ठीक है, माजुली मास्क एंड माजुली मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग्स, मास्क में कैरेक्टर्स डिपिक्ट किया जाता है. ठीक है, मास्क जो प्रोड्यूस किया जाता है, दिस डिपिक्ट्स कैरेक्टर्स ऑफ जैसे कि गॉड, गॉडेसेस, एंड देन डेमन्स, एनिमल्स, बर्ड्स. कहाँ पर यूज़ किया जाता है? इन भावनास. हमने ऑलरेडी हमारे आर्ट एंड कल्चर क्लास में भावनास के बारे में किसने स्टार्ट किया था, कहाँ पर स्टार्ट किया था, वो डिटेल्ड स्टडी किया था. ठीक है, तो माजुली मास्क, दिस आर सम थिंग्स विच डिपिक्ट्स द कैरेक्टर्स एंड यूज्ड इन भावनास. एंड माजुली मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग्स जो है, माजुली मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग्स दिस आर डन ऑन सांचीपात.
बार्क ऑफ सांची ट्री, ठीक है, बार्क ऑफ सांची ट्री में मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखा जाता है। तो दिस टू प्रोडक्ट्स दे रिसेंटली गॉट जीआई टैग्स। तो यहाँ पर अभी हम सभी जीआई टैग्स ऑफ असम देखने वाले हैं। फर्स्ट वी हैव असम ऑर्थोडॉक्स लोगो एग्रीकल्चरल, मुगा सिल्क ऑफ असम handicraft, Karbi Anglong ginger agricultural, these are the types, okay. Tezpur lychee agricultural, Joha rice agricultural, Oka saul agricultural, Kaji nemo which is also the state fruit, this is a state fruit of Assam, and Sokhua rice को हमने recently study किया है, Sokhua rice, and then Gamusa is also GI tag of Assam which falls in the handloom type, ठीक है। सभी important है हमारे लिए। जब हमारे पास एक question related to GI tags आ गया है then all the things becomes important for us, ठीक है, सभी हमारे लिए important हो जाता है। Give it a read, इन सभी को एक एक बार इसे रिविजन कर लीजिए। Okay, moving to our next topic which is Risa, a traditional attire received recently, again we have here the word recently, the GI tag from which state, कौन से state से belong करता है ये Risa which is a traditional attire। Okay, now answer everyone। We have the options Tripura, Mizoram, Arunachal Pradesh, Sikkim। तो Risa कहाँ से belong करता है? So this is a traditional attire from Tripura, ठीक है। अभी हम रीसा के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो रीसा, this is a geographical tag, must be indicator, geographical indication tag from Tripura, ये important है हमारे लिए, Tripura। What is this? This is a hand woven cloth used as a फीमेल अपर गारमेंट, ठीक है, अपर गारमेंट के हिसाब से यूज होता है। ऑल्सो एज हेड गियर, सर पे भी लगाते हैं, और टू एक्सप्रेस रेस्पेक्ट, जैसे हम गामोसा देते हैं इन द एसएमएस ट्रेडिशन टू एक्सप्रेस आवर रेस्पेक्ट, वैसे ही त्रिपुरा में रीसा दिया जाता है टू एक्सप्रेस रेस्पेक्ट, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं कि विच ट्रेडिशनल garment or cloth is used to express respect from Tripura, ऐसा भी हमारे पास questions आ सकते हैं। Next we have Risa is used in religious festivals, हमने देखा था त्रिपुरा से related festival गरिया पूजा, तो गरिया पूजा में भी Risa use होता है। Next we have Risa जब use किया जाता है then this is not a single attire, ठीक है, एक ही अटायर नहीं है, बल्कि जब हम रीसा को यूज करते हैं देन इट कम्स इन 3 पार्ट्स। रीसा जो कि हमने देख लिया कि ये अपर गारमेंट है, रिगनाई विच इज अ लोअर गारमेंट, एंड रिकुटू विच इज अ चुनरी और पल्लू, ठीक है। दिस आर द 3 पार्ट्स ऑफ अ अटायर, फीमेल अटायर, ये है रीसा, ठीक है। इसको अपर गारमेंट के हिसाब से भी यूज किया जाता है। हेड गियर मतलब सर पे बांधने के लिए भी यूज किया जाता है, एंड ऑल्सो टू एक्सप्रेस रेस्पेक्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास है इन विच स्टेट डिड पीएम नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो, कौन से स्टेट में हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी ने इंडिया का सबसे पहला अंडर वाटर मेट्रो इनॉग्रेट किया है? झारखंड, वेस्ट बंगाल, केरला, गुजरात। ओके, वेरी गुड। तो हमारा करेक्ट आंसर है वेस्ट बंगाल, ठीक है। वेस्ट बंगाल में इंडिया का सबसे पहला अंडर वाटर मेट्रो इनॉग्रेट हुआ है। कहाँ पर है ये? सबसे इम्पॉर्टेंट है, कौन से रिवर के बीनीथ है ये? इस हुगली रिवर, ठीक है। ये एडिशनल थिंग है, हुगली रिवर, यहाँ पर देखिए हुगली रिवर मेंशन्ड है। हुगली रिवर के बीनीथ
होगा हमारा ये अंडर वाटर मेट्रो। एंड अनदर एडिशनल थिंग इज दिस इज द डीपेस्ट स्टेशन, दिस इज द डीपेस्ट स्टेशन इन इंडिया। बिकॉज ये इंडिया का अंडर वाटर मेट्रो है तो ऑब्वियस है कि ये डीपेस्ट होगा, ठीक है, डीपेस्ट स्टेशन होगा इंडिया का। और ये कौन सा सिस्टम यूज करता है टू ऑपरेट, कौन सा सिस्टम यूज किया जाता है ऑपरेट करने के लिए? एक ही बटन में ऑटोमेशन हो जाएगा, ठीक है। एंड दिस यूजेस ऑटोमेटिक ट्रेन ऑपरेशन, ऑटोमेटिक ट्रेन ऑपरेशन यूज किया जाता है फॉर दिस अंडर वाटर मेट्रो। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डीपेस्ट स्टेशन इन इंडिया है ये, हुगली रिवर के बीनीथ है। एंड दिस यूजेस ऑटोमेटिक ट्रेन ऑपरेशन। अब हम देखते हैं हमारा नया टॉपिक जो कि है वेयर इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट वैदिक क्लॉक अनवेल्ड। वैदिक क्लॉक, वैदिक क्लॉक का मतलब होता है, हम देखते हैं ना पंचांग, ठीक है, पंचांग कैलेंडर, पंडित सब यूज करते हैं पंचांग कैलेंडर। तो वैदिक क्लॉक उस टाइम को देखता है, ठीक है। इससे रिलेट कर सकते हैं हम पंचांग देखते हैं, चतुर्दशी और फिर एकादशी, ये सब हम जब देखते हैं तो उसी हिसाब से एक क्लॉक भी फॉलो करते हैं। तो फर्स्ट वैदिक क्लॉक वर्ल्ड का कहाँ पर बनाया गया है, कौन से कंट्री में? इंडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, ईरान। तो आंसर कीजिए। का आंसर होगा इंडिया, ठीक है। वर्ल्ड का फर्स्ट वैदिक क्लॉक कहाँ पर है? इंडिया में है, ठीक है। तो इसका एडिशनल थिंग्स भी हम देख लेते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग थिंग है बिकॉज ये वर्ल्ड का सबसे पहला क्लॉक है, ठीक है, वर्ल्ड का सबसे पहला वैदिक क्लॉक है। तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज सिंस यहाँ पर वर्ल्ड आ गया। इंडियाज फर्स्ट तब भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, असम्स फर्स्ट इम्पॉर्टेंट, वर्ल्ड्स फर्स्ट दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर अस, ठीक है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। कोई भी डाउट हो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख कर दीजिए, आई विल ट्राई सॉल्विंग इट आउट। ओके, तो वर्ल्ड का फर्स्ट वैदिक क्लॉक हमने अभी देखा कि इंडिया में है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है इंडिया में कहाँ पर है? तो इंडिया में है ये उज्जैन मध्य प्रदेश में, उज्जैन मध्य प्रदेश में है वर्ल्ड का सबसे पहला वैदिक क्लॉक। क्या दिखाता है ये? इट इज डिजाइन्ड टू शोकेस टाइम अकॉर्डिंग टू द एंशिएंट इंडियन ट्रेडिशनल पंचांग। पंचांग के हिसाब से यहाँ पर टाइम दिखाया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है माघ फाल्गुन, यहाँ पर जो टाइम दिया है वो भी थोड़ा डिफरेंट है अकॉर्डिंग टू द पंचांग, ट्रेडिशनल पंचांग। एंड कहाँ पर है ये? उज्जैन मध्य प्रदेश के जंतर मंतर में 85 फुट टॉल टावर के ऊपर है ये वैदिक क्लॉक। जो भी एडिशनल थिंग्स है, देखिए इससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए जो भी इम्पोर्टेंट है हम बस उसी को हमारे स्लाइड्स में प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। So the Vedic clock stands tall on an 85 foot tower within उज्जैन जंतर मंतर। ये जो बिल्डिंग है जंतर मंतर उज्जैन का, दिस इज अ 85 फीट टॉल टावर। यहाँ पर है हमारे पास वैदिक क्लॉक, ठीक है। नेक्स्ट हम अभी देखते हैं हमारा नया क्वेश्चन विच इज हु कॉन्फर्ड द संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड्स फॉर बोथ 2022 एंड 2023। 2022 एंड 2023 साथ में संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड्स इस बार दिया गया। तो किसने दिया ये अवार्ड? हु कॉन्फर्ड दिस अवार्ड? द्रौपदी मुर्मू, नरेंद्र मोदी, डॉक्टर संध्या पुरेचा और गोविंद मोहन। इनमें से किसने दिया है संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड्स? तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। हमारे प्रेसिडेंट साहिबा ने यह अवार्ड को प्रेजेंट किया है फॉर बोथ 2022 एंड 2023।
तो सबसे पहला चीज़ जो एडिशनल है वो हमें जानना इम्पॉर्टेंट है कि संगीत नाटक एकेडमी ये क्या है। संगीत नाटक एकेडमी ये क्या है? तो ये सबसे पहला इज द फर्स्ट नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स। फर्स्ट नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स। परफॉर्मिंग आर्ट्स का मतलब हो गया, परफॉर्मिंग आर्ट्स मतलब म्यूजिक हो गया, डांस हो गया, ड्रामा हो गया, तो ये सभी चीज़ यहाँ पर इंक्लूडेड है। एंड दिस इज द फर्स्ट नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स। कब इस्टेब्लिश हुआ ये? इन 1953। 1953 को ये इस्टेब्लिश हुआ संगीत नाटक एकेडमी। तो इस बार 6 एकेडमी रत्नास दिए गए एंड 92 एकेडमी पुरस्कार दिया गया। ठीक है, 92 एकेडमी पुरस्कार एंड 6 एकेडमी रत्नस। तो ये रत्न हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज ये हो गया हमारे पास फेलोशिप। ये जो संगीत नाटक एकेडमी रत्न है ये हो गया फेलोशिप विच इज गिवन इन रिकॉग्नाइजेशन ऑफ देयर लाइफ लॉन्ग कंट्रीब्यूशन। लाइफ लॉन्ग कंट्रीब्यूशन टू परफॉर्मिंग आर्ट्स। यहाँ पर 6 लोगों को यह अवार्ड प्रेजेंट किया गया। तो सबसे पहला है, नाम हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट स्टिल गिव इट ए रीड, कभी भी हमारे पास क्वेश्चंस आ सकते हैं। सबसे पहला है विनायक खेदेकर फ्रॉम गोवा। ठीक है, उनका कंट्रीब्यूशन है इन द इंडियन म्यूजिक। आर विश्वेश्वरन फ्रॉम कर्नाटका, इंडियन म्यूजिक अगेन। सुनयना हजारीलाल महाराष्ट्र, उनका कंट्रीब्यूशन इंडियन डांस में है। राजा एंड राधा रेड्डी फ्रॉम दिल्ली, इंडियन डांस। दुलाल रॉय, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा बिकॉज द पर्सन हेल्स फ्रॉम असम। दुलाल रॉय फ्रॉम असम, इंडियन थिएटर। एंड डीपी सिन्हा फ्रॉम उत्तर प्रदेश फॉर इंडियन थिएटर। ये इंपॉर्टेंट है because this person are given this Academy Ratna in recognition of their lifelong contribution. Okay? Lifelong contribution to performing arts. यहाँ पर सभी लोग हैं, उनका contribution इंडियन म्यूजिक, डांस, थिएटर में है। एंड दुलाल रॉय, this person hails from Assam, contribution in Indian theatre. Moving forward, who has become the first women sniper of border security force? Border security force जो कि BSF होता है, उसका फर्स्ट women sniper कौन है? First women sniper. So among the 56 male trainees, okay, 56 male trainees में से she was the first, she was the सिंगल वुमेन। ठीक है, एक ही फीमेल थी वहां पर। अमॉन्ग द 57 ट्रेनीज, 56 वेर मेल एंड 1 was फीमेल। ठीक है, एंड शी बिकेम द फर्स्ट वुमेन स्नाइपर ऑफ BSF। तो कौन होगा वो? दीपिका मिश्रा, सुमन कुमारी, शिवा चौहान। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा सुमन कुमारी। सुमन कुमारी होगा हमारा करेक्ट आंसर। हम एडिशनल थिंग्स देख लेते हैं। ही इज द पर्सन, द फर्स्ट स्नाइपर ऑफ BSF ऑफ वुमेन। तो ही इज सब इंस्पेक्टर सुमन कुमारी, हेलिंग फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। कहाँ से बिलोंग करती है? हिमाचल प्रदेश। हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन स्नाइपर ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है, जो भी जिसको भी स्नाइपर का मतलब मालूम नहीं होता है, तो दिस इज अ स्नाइपर जो शूट करते हैं। ओके, नाउ शी कंप्लीटेड एन 8 वीक कोर्स। 8 वीक का कोर्स था वो एट इट्स इंदौर बेस्ड सेंट्रल स्कूल ऑफ वेपन्स एंड टैक्टिक्स। ठीक है, इसमें 8 हफ्तों के लिए ये कोर्स था जहाँ पर 57 कैंडिडेट्स थे। वहाँ पर ओनली द सिंगल वुमेन वाज सुमन कुमारी। कहाँ से बिलोंग करते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हिमाचल प्रदेश। ठीक है,
Next we have, what is the main theme of World Wildlife Day 2024? Now your work is, World Wildlife Day हम कब सेलिब्रेट करते हैं? अभी हमने इम्पॉर्टेंट डेज ऑफ मार्च में देखा है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? तो आंसर कीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल। वेरी गुड। 3 मार्च को हम वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, तो इस बार का जो थीम था, हर साल डिफरेंट थीम्स होता है इसका। ठीक है, तो हर साल डिफरेंट थीम्स। तो इस बार का जो थीम था वो है कनेक्टिंग पीपल एंड प्लेनेट, एक्सप्लोरिंग डिजिटल इनोवेशन इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। मतलब पीपल एंड प्लेनेट को कनेक्ट करना, एक्सप्लोरिंग डिजिटल इनोवेशन, जो भी डिजिटल इनोवेशंस है उसको एक्सप्लोर करके वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करना, एनिमल्स हो गया, प्लांट्स हो गया, उन सब को कंजर्व करना। तो ठीक है, तो इस बार का जो थीम था वो है ये। और एक चीज़, मैंने यहाँ पर जो भी ऑप्शंस प्रेजेंट किया है उनमें से ये 2021 का थीम है, देन दिस इज द थीम ऑफ 2022, दिस इज द थीम ऑफ 2023 और ये 2024 का थीम है। फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड्स सस्टेनिंग पीपल एंड प्लैनेट 2021, रिकवरिंग की स्पेसेस फॉर इकोसिस्टम रेस्टोरेशन 2022, पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन 2023। हमारे लिए ये तीनों इम्पॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज द इम्पॉर्टेंट वन इज द रिसेंट वन। जो रिसेंटली हुआ है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, बट स्टिल जस्ट फॉर आवर नॉलेज पर्पस मैंने इन सभी को भी एज अ थीम ऑप्शंस में रखा है। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। कब सेलिब्रेट करते हैं हम वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे? 3 मार्च को। देखिए, ऑन 3 मार्च एवरी ईयर टू सेलिब्रेट वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स, उनको कंजर्व करना, उनको अच्छे से रखना, इन सभी के लिए वाइल्ड लाइफ डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो कब से स्टार्ट हुआ ये भी इम्पॉर्टेंट है। ऑन 20 December 2013 ड्यूरिंग द 68th सेशन of the United Nations General Assembly, 3 March was established as World Wildlife Day। 20 December 2013 को ये डिक्लेयर किया गया UNGA में, मतलब यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में, कि 3 मार्च को हम वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के हिसाब से सेलिब्रेट करेंगे। तो इस बार का जो थीम है वो हम यहाँ से पूरा रिलेट कर सकते हैं। देखिए, कनेक्टिंग पीपल एंड प्लैनेट, एक्सप्लोरिंग डिजिटल इनोवेशन। जो भी डिजिटल इनोवेशन है, यहाँ पर देखिए ये डिजिटल हो गया, ये डिजिटल हो गया। ठीक है, ऐसे डिजिटल इनोवेशंस को हम यूज़ करके वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करेंगे। ऐसे चीज़ों को हम यूज़ करके देख सकते हैं कि कहाँ पर हमारे वाइल्ड लाइफ को अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, तो ऐसे हम देख सकते हैं। ऐसे कुछ इनोवेशन से उनको सेंसर लगाकर वो कहाँ पर जाते हैं तो लोकेट कर सकते हैं। ऐसे चीज़ों को यूज़ करके हम अपने वाइल्ड लाइफ को कंजर्व एंड प्रोटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, which district of Assam has become the first in the northeast region to eradicate legacy waste? सबसे पहला चीज़ जो हमारे लिए है वो है लीगेसी वेस्ट। का मतलब क्या होता है? लीगेसी वेस्ट का मतलब देखिए, तो ऐसा कुछ वेस्ट जो कि बहुत सालों से एक जगह पर कलेक्ट हो रहा था। ठीक है, एक जगह पर बहुत सालों से कोई भी कचरा ऐसे जमा हो ही रहा है। ठीक है, एक बैरन लैंड है जहाँ पर पूरा कचरा जमा हो रहा है, ठीक है, बहुत दिनों के लिए। तो इस फर्स्ट नॉर्थ ईस्ट का रीजन एक है जहाँ पर कंप्लीटली ऐसे लीगेसी वेस्ट को इराडिकेट किया गया है। तो वो कौन सा जगह है? यहाँ पर ऑप्शन है हमारे पास तिनसुकिया, तेजपुर, सोनितपुर एंड बोरपेटा। तो यहाँ पर जो हमारे पास ऑप्शंस है, वेरी गुड,
हमारे पास जो ऑप्शन है यहाँ पर हमारे करेक्ट आंसर होगा तिनसुकिया। ठीक है, तिनसुकिया एक फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम है इन द होल ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन टू इराडिकेट लीगेसी वेस्ट। अभी हमने बोला लीगेसी वेस्ट का मतलब होता है ऐसा कुछ वेस्ट जो कि कलेक्ट हो रहा था कोई भी बैरन लैंड में फॉर ईयर्स, बहुत सालों से एक ही जगह पर वेस्ट कलेक्ट हो रहा था, तो उसको इराडिकेट किया गया है in the Tinsukia district and this is the first the northeast region. Important again for us. अभी हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज में, तो ये है What was the theme of International Women's Day 2024? तो अभी आप लोग मुझे बताएंगे इंटरनेशनल वुमेन्स डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? इंटरनेशनल वुमेन्स डे So, International Women's Day, this is celebrated on 8th March every year to celebrate women. उनको सेलिब्रेट करने के लिए, उनके अचीवमेंट्स, उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस को सेलिब्रेट करने के लिए हम इंटरनेशनल वुमेन्स डे हर साल सेलिब्रेट करते हैं। यू ऑल राइट इन द कमेंट सेक्शन नाउ ये नेशनल वुमेन्स डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? दिस इज इंटरनेशनल, पूरे वर्ल्ड में सेलिब्रेट किया जाता है। नेशनल वुमेन्स डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं एंड किसके बर्थडे, किसके बर्थ एनिवर्सरी में हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल वुमेन्स डे? दिस इज अ होमवर्क फॉर यू ऑल। ठीक है, तो इस बार का जो थीम था वो भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अमॉन्ग दिस आवर करेक्ट आंसर विल बी इन्वेस्ट इन विमेन एक्सेलरेट प्रोग्रेस। का मतलब ये है कि विमेन में इन्वेस्ट कीजिए और प्रोग्रेस एक्सेलरेट हो जाएगा, प्रोग्रेस ज़्यादा से ज़्यादा होने वाला है। ठीक है, विमेन में इन्वेस्ट कीजिए एंड इट विल एक्सेलरेट प्रोग्रेस। यहाँ पर बहुत सारे थीम्स हैं। एज आई टोल्ड कि जब हमने वाइल्ड लाइफ डे के बारे में भी थीम्स देखा था, वो भी ऑप्शंस मैंने वहाँ पर प्रीवियस थीम्स से रिलेटेड रखा है। इस बार भी हमारे पास वैसा ही कुछ है, बट हम इसी को देखने वाले हैं बस कि 2024 का इंटरनेशनल वुमेन्स डे का थीम था इन्वेस्ट इन वुमेन एक्सेलरेट प्रोग्रेस। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स ने आंसर किया है, वेरी गुड। 13 फेब को हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल वुमेन्स डे ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरोजिनी नायडू। जिसने भी हमारा फेब्रुअरी मंथ का करंट अफेयर्स क्लास नहीं देखा है, यू ऑल वॉच दिस, विल बी प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो सरोजिनी नायडू के बर्थ एनिवर्सरी में नेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट किया जाता है ऑन 13 फेब्रुअरी। और इस बार का जो इंटरनेशनल वुमेन्स डे का थीम था वो है इन्वेस्ट इन वुमेन एक्सेलरेट प्रोग्रेस। हम एडिशनल थिंग्स भी देख लेते हैं अभी। इट इज सेलिब्रेटेड एनुअली, हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। कब? मार्च 8 को। किस लिए? टू सेलिब्रेट द सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल एंड पॉलिटिकल अचीवमेंट्स ऑफ वुमेन। सोशल अचीवमेंट्स, इकोनॉमिक अचीवमेंट्स, कल्चरल एंड पॉलिटिकल अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करने के लिए इंटरनेशनल वुमेन्स डे हर साल 8 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, ओके। द कैंपेन थीम फॉर इंटरनेशनल वुमेन्स डे 2024 इज इंस्पायर इंक्लूजन। इंस्पायर इंक्लूजन, ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूड करना चाहिए हमें, उसको इंस्पायर करना चाहिए। तो दिस वाज द कैंपेन थीम एंड हमने अभी जस्ट देखा है कि थीम क्या था, इन्वेस्ट इन विमेन एक्सेलरेट प्रोग्रेस।
चलिए, तो हम अभी नेक्स्ट देखते हैं हमारा टॉपिक, विच इज व्हेन इज वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे हर साल किस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है? तो भी हमने अभी जस्ट देखा है, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 12 मार्च, 13 मार्च, 14 मार्च, 15 मार्च। वेरी गुड, हमारा करेक्ट आंसर है 15 मार्च। इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है कंज्यूमर राइट्स डे, तो हम अभी यहाँ पर देखने वाले हैं। हर साल 15 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है कंज्यूमर राइट्स डे, इसलिए एज ए मीन्स ऑफ रेजिंग ग्लोबल अवेयरनेस। सभी कंज्यूमर्स, कंज्यूमर कौन होता है? द वन हु कंज्यूम्स द प्रोडक्ट्स। ठीक है, मार्केट में जो भी प्रोडक्ट्स है, वी ऑल आर कंज्यूमर्स। हम सभी कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स खरीदते रहते हैं, उसको यूज करते हैं, तो हम सभी हो गए कंज्यूमर। तो हर एक कंज्यूमर के पास राइट्स है टू स्टे अवेयर, टू प्रिवेंट आवरसेल्फ फ्रॉम फ्रॉड्स, डिस्क्रिमिनेशन। तो इस दिन को अवेयरनेस रेज किया जाता है अबाउट कंज्यूमर राइट्स। हमारे कुछ राइट्स हैं, हमारे कुछ नीड्स है, फ्रॉड से बचने के लिए, डिस्क्रिमिनेशंस एक्सेट्रा, इन सभी चीज़ों से बचने के लिए दिस डे इज सेलिब्रेटेड एज अ मीन्स ऑफ रेजिंग अवेयरनेस। ठीक है, देन वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे वॉज फर्स्ट सेलिब्रेटेड इन, कौन से साल में पहली बार सेलिब्रेट हुआ था? इन द ईयर 1983। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, 1983 में सबसे पहले सेलिब्रेट हुआ, एंड तब से हर साल सेलिब्रेट होता है वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे। कब सेलिब्रेट किया जाता है? 15 मार्च। ठीक है, ओके। तो इस बार जब सेलिब्रेशन हुआ, तो इस बार का जो थीम था वो है फेयर एंड रेस्पॉन्सिबल एआई फॉर कंज्यूमर। फेयर एंड रेस्पॉन्सिबल एआई, एआई का मतलब फुल फॉर्म हो गया एआई का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो इसका मतलब ये हो गया, देखिए आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बहुत कुछ हो रहा है, तो ऐसा भी हो सकता है कि हम देखते हैं कि हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स, हम टीवी में एडवर्टाइजमेंट्स देखते हैं कि कोई भी फिल्म के एक्टर एक्ट्रेसेस ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स को लॉन्च करते हैं, उनको प्रमोट करते हैं, तो हम सोचेंगे कि ये प्रोडक्ट्स जब ये एक्टर या फिर एक्ट्रेस बोल रहा है यूज़ करने के लिए, तो हम भी उसको यूज़ करने के लिए लग जाएंगे। बट दिस कैन बी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ऐसे फ्रॉड लोगों के साथ बहुत ज़्यादा होते हैं। दिस इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल मैंने दिया है कि एक्टर एक्ट्रेसेस के साथ ऐसा हो सकता है, बट ऐसा बहुत सारी फ्रॉड्स है जो लोगों के साथ होते हैं। तो ऑन दिस वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे ये बोला गया है कि फेयर एंड रिस्पॉन्सिबल एआई होना चाहिए कंज्यूमर्स के लिए, ताकि फ्रॉड से, डिस्क्रिमिनेशन से बच सके, अवेयरनेस रेज करने के लिए। ठीक है, कब सेलिब्रेट किया जाता है? 15 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। चलते हैं हम आगे। Who among the following persons are appointed as new election commissioner? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड इसके बारे में हमने हमारे प्रीवियस कुछ क्लासेस में भी डिस्कशन किया है। ठीक है, सभी से आंसर चाहिए, सभी लोग आंसर कीजिए इसको। है, तो इसका करेक्ट आंसर है ज्ञानेश कुमार एंड सुखबीर सिंह संधू। ये दोनों है हमारे न्यू इलेक्शन कमिश्नर्स। तो इलेक्शन कमिश्नर्स हमारे पास अभी तो एक है, ये देखिए यहाँ पर एक चीज मिसिंग है, दैट इज चीफ। ठीक है, यहाँ पर चीफ मिसिंग है, तो इसका मतलब हमारे पास दूसरा चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो हमारा जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनका नाम क्या है, उसको कमेंट कीजिए। कमेंट डाउन द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया।
हमारा जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनका नाम क्या है? इसको कमेंट कीजिए। ठीक है, तो हमारा जो नया 2 इलेक्शन कमिश्नर्स चूज हुए हैं, अपॉइंट हुए हैं, दे आर ज्ञानेश कुमार एंड सुखबीर सिंह संधू। ठीक है, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स कौन है? का मतलब आप सभी ने अच्छे से हमारे प्रीवियस क्लासेस को नहीं देखा है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा राजीव कुमार। सर राजीव कुमार, ही इज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, तो इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया के बारे में हम देख रहे हैं। तो अभी हमें जानना ये ज़रूरी है कुछ स्टैटिक पोर्शंस कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कब फॉर्म हुआ, कितने मेंबर्स होते हैं टोटल, कौन अपॉइंट करता है, इन सबको भी हम देखने वाले हैं अभी। ठीक है, ओके। दिस वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 25 जनवरी 1950। 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश हुआ। इससे और एक चीज़ हम देख सकते हैं कि 25 जनवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल वोटर्स डे। नेशनल वोटर्स डे हम सेलिब्रेट करते हैं 25 जनवरी को। ठीक है, ओरिजिनली द कमीशन हैड ओनली 1 इलेक्शन कमिश्नर। ओरिजिनली सिर्फ एक इलेक्शन कमिश्नर हुआ करता था, बट आफ्टर द इलेक्शन कमिश्नर अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1989 में हुआ, इस अमेंडमेंट एक्ट से ये एक मल्टी मेंबर बॉडी हो गया। ठीक है, ये एक मल्टी मेंबर बॉडी हो गया। यहाँ पर और एक चीज़ एडिशनल है कि मल्टी मेंबर बॉडी में ज़रूरी नहीं है कि एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स ही होने वाले हैं। नहीं, ये डिसाइड कौन करेगा? ये हमारी प्रेसिडेंट साहिबा डिसाइड करेंगी कि एक इलेक्शन कमिश्नर के साथ और कौन मेंबर्स होने वाले हैं। ठीक है, तो कोई भी हो सकता है, लेकिन it will be appointed, the person will be appointed by our president। लेकिन currently at present हमारे पास है एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, मल्टी मेंबर बॉडी जब हमने बोला कि ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ साथ दूसरे 2 मेंबर्स जो है वो इलेक्शन कमिश्नर्स ही होने चाहिए। दे कैन बी एनीवन, एनी ब्यूरोक्रेट्स। ठीक है, बट अभी प्रेजेंटली हमारे पास है चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स एक, विच इज राजीव कुमार, एंड 2 इलेक्शन कमिश्नर्स जो कि न्यूली अपॉइंट हुए हैं, ज्ञानेश कुमार एंड सुखबीर सिंह संधू। तो द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर्स विल बी अपॉइंटेड। कौन अपॉइंट करने वाले हैं उनको? हमारे प्रेसिडेंट अपॉइंट करने वाले हैं अपॉन द रिकमेंडेशन ऑफ अ पैनल। एक पैनल मतलब एक कमिटी, उनमें कौन कौन होने वाले हैं? हमारे प्राइम मिनिस्टर, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी इन लोकसभा। जो भी लीडर है अपोजिशन पार्टी का वो होने वाले हैं इन द कमिटी, सिलेक्शन कमिटी। हमारे यूनियन के कैबिनेट मिनिस्टर एंड हमारे प्राइम मिनिस्टर। साथ ही मेनली अपॉइंट कौन करने वाला है? हमारा प्रेसिडेंट, और इन सब के रिकमेंडेशन में अपॉइंट करने वाले हैं। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। हमारा इलेक्शंस भी आ रहे हैं, तो इससे रिलेटेड थिंग्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो दिस इज द आंसर, ज्ञानेश कुमार एंड सुखबीर सिंह संधू। ठीक है, फॉर्म कब हुआ? 25 जनवरी 1950। पहले एक ही इलेक्शन कमिश्नर हुआ करता था, लेकिन इलेक्शन कमिश्नर अमेंडमेंट एक्ट कौन से साल में? 1989 में। इट वाज मेड अ मल्टी मेंबर बॉडी। अभी कौन कौन है? एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स।
कौन अपॉइंट करता है? हमारे प्रेसिडेंट विद द रिकमेंडेशन ऑफ ए सिलेक्शन कमिटी, एक पैनल, ठीक है। और उस पैनल में कौन कौन होंगे? प्राइम मिनिस्टर, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी इन लोकसभा। चलिए आगे चलते हैं। ये है हमारा और एक न्यूज। विच ऑफ द फॉलोइंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ असम इज डिसाइडेड टू बी डीनोटिफाइड बाय द असम गवर्नमेंट? डीनोटिफाइड बाय द असम गवर्नमेंट। डीनोटिफाई करना मतलब पहले तो हो गया हमारे पास कि नोटिफाई। नोटिफाई का मतलब है कि हम प्रोटेक्शन करने वाले हैं, उनको जो भी ज़रूरत है तो वो हम देने वाले हैं। डीनोटिफाई करना मतलब अभी हम इसको, इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को प्रोटेक्शन नहीं दे सकते, इसको डीनोटिफाई कर दीजिए, ठीक है। इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को हम और प्रोटेक्शन नहीं दे सकते, डीनोटिफाई करिए उसको। तो असम कैबिनेट ने कौन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को डीनोटिफाई करने का सोचा है? बहुत सारे ऑप्शंस है। मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पवितरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, होलोंगापुर गिबन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गरम पानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। हाँ बिल्कुल सही, हमारा करेक्ट आंसर है पवितरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। पवितरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यही एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है असम का, विच आवर असम कैबिनेट इज थिंकिंग टू डीनोटिफाई, ठीक है। इसको और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं रखना है, बस उन्होंने ये बोला है कि इसको एक इको सेंसिटिव जोन के हिसाब से आप डिक्लेयर कर दीजिए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नहीं होना चाहिए ये, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जो भी न्यूज़ है उसको भी हम देखने वाले हैं। सबसे पहले इस मैप को अच्छे से देखिए। इस मैप में पवितरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये है, तो इसका मतलब हम इसको देख सकते हैं, या इसका लोकेशन, ठीक है। लोकेशन कौन सा है देखिए, ये ब्रह्मपुत्र, ये जो हमारा ब्रह्मपुत्र है ये बिल्कुल ब्रह्मपुत्र के साउथ में है, ठीक है। ये बिल्कुल ब्रह्मपुत्र के साउथ में है। यहाँ पर और भी नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का नाम मेंशन्ड है, उसको भी आप सभी लोग चेकआउट कर सकते हैं। सिंस हम अभी यहाँ पर सिर्फ पवितरा के बारे में देख रहे हैं, तो पवितरा इज सिचुएटेड ऑन द साउदर्न साइड ऑफ द ब्रह्मपुत्र। न्यूज क्या है? असम कैबिनेट डिसाइड्स टू डीनोटिफाई पवितरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। पवितरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फर्स्ट ऑफ ऑल कहाँ पर है इसको भी देख लेते हैं। इसको मिनी काजीरंगा भी कहा जाता है, ठीक है। क्यों मिनी काजीरंगा कहा जाता है? बिकॉज इस पर सेकेंड लार्जेस्ट वन हॉर्न राइनोसोरस पाया जाता है आफ्टर काजीरंगा नेशनल पार्क, इसलिए मिनी काजीरंगा बोला जाता है। अदर नेम इज मिनी काजीरंगा। दिस इज सिचुएटेड ऑन द साउदर्न साइड ऑफ ब्रह्मपुत्र, जो कि अभी हमने हमारे लोकेशन में देखा है, ठीक है। साउदर्न साइड ऑफ ब्रह्मपुत्र इन मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट में है ये पवितरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। एंड नाउ आवर असम कैबिनेट इज डिसाइडिंग को डीनोटिफाई करना चाहिए। इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कब बनाया गया था या फिर किसने बनाया था? द असम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट नोटिफाइड पवितरा एज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑन मार्च 17, 1998। 1998 में मार्च के 17 तारीख को पवितरा को एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया गया था। किसने नोटिफाई किया था? असम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। नेक्स्ट वी हैव, इसको मिनी काजीरंगा क्यों बोला जाता है? जस्ट हमने इसको देखा है। इट होल्ड्स द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ वन हॉर्न्ड इंडियन राइनोसोरस, हाईएस्ट डेंसिटी एंड सेकेंड हाईएस्ट पॉपुलेशन आफ्टर काजीरंगा। हाईएस्ट डेंसिटी एंड हाईएस्ट पॉपुलेशन, टू डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। काजीरंगा के बाद ये सेकेंड हाईएस्ट पॉपुलेशन है इसका, पवितरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का, ठीक है। एंड हाईएस्ट डेंसिटी ये काजीरंगा से भी ज़्यादा है। हाईएस्ट डेंसिटी मीन्स पर एरिया में कितने ज़्यादा राइनोसोरस पाए जाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट वी हैव द असम गवर्नमेंट हैज़ फाइल्ड अ पिटीशन। किसको पिटीशन लिखा है? इन द सुप्रीम कोर्ट
सीकिंग रिलीफ फ्रॉम डिमार्केशन, कि इसका जो भी बाउंड्री है उसको डिमार्केट कर दीजिए, इसको उठा दीजिए, हम इसको एज ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अभी नहीं रख सकते। तो जब भी कोई ऐसा पिटीशन दिया जाता है डी नोटिफिकेशन के लिए, डी नोटिफिकेशन मतलब इस एरिया को डिमार्केट करने के लिए, तो सबसे पहले ये प्रपोजल रिक्वायर्स द रिकमेंडेशन ऑफ द नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। कौन रिकमेंड करेगा? नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ एज पर द प्रोविजंस ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। इसके बाद अप्रूवल दिया जाएगा, अप्रूवल लिया जाएगा फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट। लेकिन हमारे जो आसाम कैबिनेट है उन्होंने डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास पिटीशन फाइल किया है, और हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने इस मूव को स्टॉप कर दिया है। दे हैव फ्रोजन दिस स्टेप, ठीक है, टू विथड्रॉ नोटिफिकेशन ऑफ, कितने साल का है हमारा पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? 26 ईयर, 26 ईयर ओल्ड पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को डी नोटिफाई करने का जो ये डिसीजन है हमारे सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्टॉप कर दिया है, ठीक है। अच्छा, और एक चीज, असम गवर्नमेंट इसको डी नोटिफाई क्यों करना चाहती है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कौन से मुद्दे, कौन से बेस के ऊपर वो इसको डी नोटिफाई करना चाहते हैं। तो असम कैबिनेट का ये कहना है कि ये एक प्रोटेक्टेड एरिया वो नहीं रखना चाहते, बिकॉज वहाँ पर जब इसको एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया गया था तब कोई भी प्रॉपर कंसल्टेशन नहीं लिया गया था कैबिनेट से, या फिर उस टाइम के जो सीएम है उनसे कोई भी प्रॉपर कंसल्टेशन नहीं लिया गया था, ठीक है। और जब बिना कंसल्टेशन के ये सब हुआ तो वहाँ पर बहुत सारे लैंड है जो कि असम गवर्नमेंट का है, जो कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर आ गया है, ये एक मुद्दा है। और वहाँ के जो लोग हैं, मतलब द मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़, जो कि फॉरेस्ट एरियाज़ के ऊपर डिपेंड करके ही अपना कुछ एक्टिविटी करते हैं और अपना लाइवलीहुड जीते हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। तो इस वजह से वो पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को डी नोटिफाई करना चाहते हैं, ठीक है। बट हमारे सुप्रीम कोर्ट ने ये मूव को स्टॉप कर दिया है। उन्होंने ये कहा है ये सेकेंड हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ राइनोसॉरस है, तो इसको हम इतना इजीली डी नोटिफाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यही न्यूज़ है, दैट्स ऑल द न्यूज़ अबाउट पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो सिंस ये न्यूज़ आया है तो पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में जो भी स्टैटिक फैक्ट्स है वो भी हमने स्टडी कर लिया है, ठीक है। मिनी काजीरंगा बोला जाता है इसको। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, असम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने नोटिफाई किया था पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को मार्च 17, 1998 में, ठीक है। एंड हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ वन हॉर्न राइनोसॉरस एंड सेकेंड हाईएस्ट पॉपुलेशन आफ्टर काजीरंगा, ठीक है। और उन्होंने किसको अपील किया है, पिटीशन फाइल किया है सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन एक्चुअल में ये जो रिकमेंडेशन है, ये प्रपोजल सबसे पहले नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ में दिया जाना चाहिए। रिक्वायर्स रिकमेंडेशन, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ रिकमेंड करेंगे तभी वो इस प्रपोजल को दे सकते हैं। बट उन्होंने डायरेक्टली हमारे सुप्रीम कोर्ट में ही पिटीशन फाइल किया है, और हमारे सुप्रीम कोर्ट ने ये स्टॉप कर दिया है, दे हैव फ्रोजन दिस मूव, ये बोलकर कि इतना ज़्यादा राइनोसॉरस यहाँ पर पाया जाता है तो हम इतना इजीली इसको डिनोटिफाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ओके, सो वी हैव कंप्लीटेड आवर क्लास फॉर टुडे। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो, any doubt regarding any of the topics explained today, उसको आप अच्छे से मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, और एल्स आप ग्रुप में भी टेक्स्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, बाय बाय। एज वेल एज आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो फिर शुरू करते हैं हम आज का क्लास। ओके, so the first thing which we have here is, when is
नेशनल वैक्सीनेशन डे सेलिब्रेटेड। हमने जब हमारा क्लास स्टार्ट किया था तब हमने कुछ इम्पॉर्टेंट डेज के बारे में ऑफ मार्च मंथ सबसे पहले हमने देखा था, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी हम देखने वाले हैं। तो व्हेन इज नेशनल वैक्सीनेशन डे सेलिब्रेटेड? आप सभी लोग मुझे यहाँ पर आंसर कीजिए। नेशनल वैक्सीनेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 16 मार्च, ठीक है। 16 मार्च को नेशनल वैक्सीनेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड हम फैक्ट्स जान लेते हैं। नेशनल वैक्सीनेशन डे और नेशनल इम्यूनाइजेशन डे भी बोला जाता है इसको। इन 1988 में हमारे जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में WHO के नाम से जानते हैं, उन्होंने एक ग्लोबल पोलियो इराडिकेशन इनिशिएटिव लिया था, ठीक है। ग्लोबल पोलियो इराडिकेशन इनिशिएटिव, इसका मतलब है कि ग्लोबली पोलियो को रिमूव करना, इराडिकेट करना, ठीक है। तो दिस वाज द फर्स्ट स्टेप जो कि लिया गया था इन 1988 एंड देन इन 1995 सेम डे में, ये भी 16 मार्च को ही हुआ था, ठीक है। और 1995 में 16 मार्च में ही ऑन द सेम डे हमारे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने भी एक पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया था, ठीक है। पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम टू रिमूव दिस डिजीज फ्रॉम इंडिया। तो इसी से 16 मार्च हिस्ट्री में भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। 16 मार्च 1988 को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी इनिशिएटिव लिया था टू इराडिकेट पोलियो। 1995 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी 16 मार्च को पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया था, ठीक है। और तभी से मार्च 16 हैज़ बीन सेलिब्रेटेड एज नेशनल वैक्सीनेशन डे। ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए बिकॉज अभी बहुत सारे डिजीजेस स्प्रेड होते हैं जिसके कारण वैक्सीनेशन दिया जाता है, ठीक है। एंड दिस इज अ वेरी बेस, तो इस वजह से मार्च 16 को याद रखिएगा। नेक्स्ट वी हैव, हम थोड़ा फास्ट जाने वाले हैं। अगर आप में से किसी को भी प्रॉब्लम हो रहा है देन यू कैन कमेंट मी हियर, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़। व्हिच अमॉन्ग द फॉलोइंग सिटी बिकम्स वर्ल्ड्स सेकेंड मोस्ट पोल्यूटेड सिटी? वर्ल्ड का सेकेंड मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इनमें से कौन सा है? लाहौर, दिल्ली, गुवाहाटी, बेगूसराय। क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, सेकेंड मोस्ट पोल्यूटेड सिटी, ठीक है, सेकेंड मोस्ट पोल्यूटेड सिटी। ओके, मल्टीपल आंसर्स आर कमिंग। कुछ ने दिल्ली आंसर किया है, कुछ ने गुवाहाटी आंसर किया है। तो मैं आपको बता दूं कि वर्ल्ड्स सेकेंड मोस्ट पोल्यूटेड सिटी जो होगा वो होगा गुवाहाटी, ठीक है। गुवाहाटी है वर्ल्ड का सेकेंड मोस्ट पोल्यूटेड सिटी। सिटी को मत भूलिएगा क्वेश्चन में, ठीक है। ओके, तो इसमें देखिए जिसने रैंकिंग दिया है वो है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023। एक रिपोर्ट दिया गया, रिलीज्ड बाय, किसने रिलीज किया था? IQ एयर, ओके। IQ एयर ने ये रिलीज किया रिपोर्ट, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023, ठीक है। मोस्ट पोल्यूटेड सिटी कौन सा है? बेगूसराय, बिहार, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड, बेगूसराय बिहार में है। नाउ सेकेंड मोस्ट पोल्यूटेड सिटी कौन सा है? गुवाहाटी, असम। असम में गुवाहाटी वर्ल्ड का सेकेंड मोस्ट पोल्यूटेड सिटी घोषित किया गया है। एंड जिसमें देखिए पार्टिकुलेट मैटर 2.5 कंसंट्रेशन में 105.4 कंसंट्रेशन पाया गया है, जो कि WHO के गाइडलाइंस के हिसाब से 10 गुना ज़्यादा है, ठीक है।
WHO के गाइडलाइंस के हिसाब से गुवाहाटी में जितना पर्टिकुलेट मैटर्स कंसंट्रेशन पाया गया है वो 10 टाइम्स ज़्यादा है। इस वजह से गुवाहाटी हैज़ बिकम द सेकेंड मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है असम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, बिकॉज गुवाहाटी का नाम यहाँ पर मैंशनड है। ओके, अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, जो भी लिस्ट में नाम प्रेजेंट था ऑफ द सिटीज़, उनमें से नॉर्थ ईस्ट में से अगर हम देखेंगे तो सिलचर इज़ द क्लीनेस्ट। ओके, सिलचर क्लीनेस्ट सिटी के हिसाब से लिस्ट किया गया है, विच इज़ फॉलोड बाय आइजोल, कोहिमा, इम्फाल एंड अगरतला। ठीक है, असम में कौन सा है? सिलचर। सिलचर इज गिवन एज अ क्लीनेस्ट सिटी। तो वर्ल्ड का सेकेंड मोस्ट पोल्यूटेड सिटी कौन सा हो गया? गुवाहाटी। एंड हमारे नॉर्थ ईस्ट में अगर देखें हम तो सिलचर इज द क्लीनेस्ट सिटी। ठीक है, देखिए सिलचर इज नॉट इन द नंबर 1 पोजीशन, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, सिलचर नंबर 1 पोजीशन में नहीं है। लेकिन अमॉन्ग द अदर सिटीज ऑफ नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट में से अगर कोई भी नाम हम देखना चाहे तो नॉर्थ ईस्ट में सिलचर क्लीनेस्ट सिटी के लिस्ट में आया है। ओके, एंड मोस्ट पोल्यूटेड सिटी के नाम का नाम मत भूलिएगा, बेगूसराय, बिहार। इसके बाद हमारे पास और एक न्यूज़ है, वो है which company will set up a semiconductor manufacturing plant in Assam? Semiconductor manufacturing plant कहाँ पर बनाया जाएगा? इन असम। सॉरी, कहाँ पर बनाया जाएगा ये क्वेश्चन नहीं है, कौन सा कंपनी यहाँ पर सेमीकंडक्टर प्लांट बनाने वाला है वो क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस है इंटेल कॉरपोरेशन, HCL टेक्नोलॉजीज, टाटा ग्रुप, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ठीक है, सभी लोग आंसर कर रहे हैं। आवर करेक्ट आंसर विल बी सी, टाटा ग्रुप। ठीक है, यहाँ पर टाटा ग्रुप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कंपनी टाटा ग्रुप सेटअप करने वाले हैं असम में। तो इससे रिलेटेड हम थिंग्स देख लेते हैं कि कहाँ पर होने वाला है ये प्लांट। तो सबसे पहले दिस विल बी सेटअप एट जागीरोड इन मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट। जागीरोड इन मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको नहीं भूलना है। ठीक है, इसको नहीं भूलना है, इसको प्रॉपरली याद रखेंगे हम। नेक्स्ट, PM मोदी ने वर्चुअली को फाउंडेशन ले किया है फॉर टाटा ग्रुप्स 27,000 करोड़। दिस इज द अमाउंट 27,000 करोड़ सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट फैसिलिटी टू बी सेटअप एट कहाँ पर? जागीरोड इन मोरीगांव असम। ठीक है, तो ये जो इतना बड़ा प्लांट होने वाला है सेमीकंडक्टर प्लांट, दिस विल प्रोड्यूस 48 मिलियन चिप्स पर डे। एक ही दिन में 48 मिलियन चिप्स बनने वाला है। ठीक है, जो कि ऑपरेशनल होने वाला है, स्टार्ट कब से होने वाला है? फ्रॉम 2025। दिस इज पार्शियली, ऐसा नहीं है कि 2025 में ही होने वाला है, बट ऐसा माना गया है, एस्टिमेटेड डेट उन्होंने बताया है कि 2025 होने वाला है। ठीक है, कहाँ पर होगा? जागीरोड, मोरीगांव, ये याद रखना है हमें। कौन सा ग्रुप है? टाटा ग्रुप। ठीक है, फाउंडेशन किसने ले किया है? PM नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है, इससे क्या होगा? ये जो प्लांट हमारे यहाँ पे सेटअप होने जा रहा है, इससे हमारे जो असम के यूथ है उनको बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलने वाला है। ठीक है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने वाला है इस प्लांट से। ठीक है, तो फिर आगे चलते हैं हम। Which among the following country is the world's largest importers of arms? Largest importer, इसका मतलब बाहर के कंट्री से जो भी कंट्री इंपोर्ट करने वाला है वो लाते हैं, अपने कंट्री में लाते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर कौन सा कंट्री होगा जो कि सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करता है आर्म्स? सऊदी अराबिया, कतार, इंडिया, यूक्रेन। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है इंडिया। ठीक है, इंडिया सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करता है आर्म्स एंड एम्यूनिशंस। ठीक है, आर्म्स एंड एम्यूनिशंस इंपोर्ट करने वाला वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट कंट्री है इंडिया। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं हम कि एक्सपोर्टर ऑफ आर्म्स सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कौन करता है एंड सबसे ज़्यादा इंपोर्ट कौन करता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट आर्म्स एंड एम्यूनिशंस का कौन करता है? देखिए, यूएसए, फ्रांस एंड रशिया। यूएसए, फ्रांस एंड रशिया हो गया एक्सपोर्टर्स ऑफ आर्म्स। जो भी हमने यहाँ पर दिया है, दिस कम्स इन द फर्स्ट पोजीशन, दिस कम्स इन द सेकंड एंड दिस कम्स इन द थर्ड। ठीक है, इंपोर्टर ऑफ आर्म्स में भी हम देख सकते हैं कि इंडिया कम्स इन द फर्स्ट पोजीशन, सऊदी अराबिया सेकंड पोजीशन में आ गया एंड कतार जो है वो थर्ड पोजीशन में आ गया। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन आया है कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ आर्म्स कौन है। हमारे पास थोड़ा दूसरा टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सपोर्टर ऑफ आर्म्स सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कौन करता है। ठीक है, तो इस वजह से हम 3 पोजीशंस को याद रखेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशंस को हम याद रखेंगे। एक्सपोर्टर ऑफ आर्म्स कौन हो गया? यूएसए, फ्रांस, रशिया एंड इंपोर्टर में हो गया इंडिया, सऊदी अराबिया, कतार। ठीक है, चलिए फिर हम हमारे नए नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। तो ये हम सभी को पता होगा होपफुली, अगर किसी को नहीं पता है तो हम अभी देख लेते हैं। Which team won Women's Premier League title in 2024? 2024 में Women's Premier League हुआ है, WPL। ठीक है, उनमें से इन सभी नाम में से कौन सा टीम जीता है इस बार, उनको टाइटल मिला है 2024 में? मुंबई इंडियंस, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, दिल्ली कैपिटल्स, गुजरात जायंट्स, यूपी वॉरियर्स। ठीक है, तो सभी ने करेक्ट आंसर दिया है। हमारा करेक्ट आंसर होगा रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। वेरी गुड, आरसीबी इस बार का विनर्स था। ठीक है, आरसीबी वाज द विनर विमेंस प्रीमियर लीग का। ठीक है, इन्हीं जो ऑप्शंस है हमारे पास, यही 5 टीम है जिनमें से आरसीबी इस बार जीत गया है। ठीक है, और उनका मैच जो था वो किसके साथ था? विद दिल्ली कैपिटल्स। ठीक है, दिल्ली कैपिटल्स को ही उन्होंने हराया है एंड आरसीबी हैज वॉन द टाइटल। ठीक है, चलिए फिर हम देख लेते हैं विमेंस प्रीमियर लीग स्टार्ट कब हुआ था। इस बार 2024 में दिस इज द सेकेंड ईयर कि विमेंस प्रीमियर लीग WPL हो रहा है। ठीक है, ये इंट्रोड्यूस कब हुआ था? 2023 में। ठीक है, 2023 में विमेंस प्रीमियर लीग स्टार्ट हुआ और 2023 मतलब जो फर्स्ट ईयर था, उस बार कौन सा टीम जीता था? उस बार जीता था मुंबई इंडियंस। ठीक है, 5 टीम में से मुंबई इंडियंस जीती थी और उस बार का कैप्टन, मतलब मुंबई इंडियंस का जो कैप्टन था वो थी हरमनप्रीत कौर। ठीक है, नाम याद रखना है, कैप्टन है वो, तो इस वजह से हम नाम याद रखेंगे, हरमनप्रीत कौर। एंड 2024 में जो विनर थी उस टीम का नाम है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, RCB, और इस बार कैप्टन है स्मृति मंधना। ठीक है, स्मृति मंधना वाज द कैप्टन ऑफ रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। ठीक है, तो ये विनिंग टीम है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। ओके, अभी हमने देख लिया कि विमेंस प्रीमियर लीग का इंट्रोडक्शन मतलब कब इंट्रोड्यूस हुआ था, कब से स्टार्ट हुआ। तो IPL कब से स्टार्ट हुआ था, ये क्वेश्चन है। इंडियन प्रीमियर लीग वो कब से स्टार्ट हुआ था? वो स्टार्ट हुआ था फ्रॉम 2008। ठीक है, IPL स्टार्ट हुआ 2008 से।
चलिए फिर हमें ये याद रखना है कि 2023 को हमारा WPL मतलब विमेंस प्रीमियर लीग स्टार्ट हुआ 2023 में विनर कौन थी? मुंबई इंडियंस। और इस बार 2024 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर वाज द विनिंग टीम। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है विच स्टेट होस्टेड द थर्ड एडिशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट गेम्स 2024। थर्ड एडिशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट गेम्स किसने होस्ट किया था? तो अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, त्रिपुरा, ये हमारे पास ऑप्शंस है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा नागालैंड। इस बार का जो नॉर्थ ईस्ट गेम्स होस्ट किया था वो स्टेट है नागालैंड। ठीक है, थर्ड एडिशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट गेम्स नागालैंड ने होस्ट किया है। ठीक है, चलिए फिर हम देखते हैं कि हमारे पास क्या स्टैटिक फैक्ट्स है। थर्ड एडिशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट गेम्स 2024 बिगिंस इन नागालैंड, मतलब नागालैंड में ही होस्ट किया गया था। ठीक है, डिक्लेयर किसने किया था? नागालैंड के सीएम नेफ्यू रियो। नागालैंड के सीएम नेफ्यू रियो ने डिक्लेयर किया था कि डिक्लेयर्ड ओपन द थर्ड नॉर्थ ईस्ट गेम्स 2024। ठीक है, इस बार थर्ड एडिशन था, तो शुरुआत कब से हुआ था? शुरुआत हुआ था 2018 से। ठीक है, शुरुआत कब से हुआ? 2018 से स्टार्ट हुआ। और फिर इस बार यहाँ पर देखिए, सिंस यहाँ पर हम नाम देख सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट गेम्स। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट गेम्स का मतलब है कि हमारे जो 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, ऑल द 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं। 3000 मोर देन 3000 एथलीट्स इस बार उन्होंने पार्टिसिपेट किया एंड दे हैव competed in 15 डिसिप्लिन्स। 15 डिसिप्लिन्स मतलब 15 टाइप्स के गेम्स थे वहाँ पर, जहाँ मोर देन 3000 एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया फ्रॉम 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। ठीक है, चलिए अब जब गेम्स हुआ है तब हम जानते हैं, जाहिर सा बात है कि वहाँ पर विनर्स होने वाले हैं। तो विनर्स में से देखिए, फर्स्ट विनर है मणिपुर, सेकंड नागालैंड एंड थर्ड असम। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट गेम्स का विनर्स ऑफ 2024 फर्स्ट मणिपुर, सेकंड नागालैंड, थर्ड असम। ठीक है, ओपन कब हुआ, मतलब स्टार्टिंग कब हुआ था नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स का? 2018 में। इस बार ये थर्ड एडिशन था। ठीक है, ओके, विनिंग टीम्स के बारे में याद रखनी है कि कौन से स्टेट्स ने पोजीशन लिया है। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट हमारे पास है व्हेन इज द पाई डे सेलिब्रेट। हम सभी जानते हैं जब भी हम पाई कैलकुलेट करते हैं इन फाइंडिंग द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, यस और नो, सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल हम जब कैलकुलेट करते हैं तब हम पाई आर स्क्वायर ऐसा फॉर्मूलास यूज करते हैं, तो वहां पर हमारे पास आता है पाई। तो पाई डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं आप सभी लोग। तो हमारा करेक्ट आंसर है 14 मार्च। इसको हम कैसे याद रख सकते हैं? 14 मार्च हमारे पास करेक्ट आंसर है, तो मार्च का 3 हो गया एंड 14 का 14, तो ये जो वैल्यू है वो है पाई का वैल्यू। 3.14 हमारा पाई का वैल्यू है। तो इसी हिसाब से पाई डे 14 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, चलिए इसको भी देख लेते हैं। सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन मार्च 14, इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि सिंस 3, 1 एंड 4 आर द फर्स्ट 3 डिजिट्स ऑफ पाई। पाई का जो पहला 3 डिजिट है 3.14, वो हमारे मार्च 14 से सिमिलर होता है। ठीक है, जब हम मार्च 14 को लिखेंगे तो वो ऐसा ही आता है, तो इसलिए इसी दिन को सेलिब्रेट किया जाता है एज द पाई डे।
ऑल्सो सिर्फ वैल्यू के वजह से सेलिब्रेट नहीं किया जाता है, इट इज़ ऑल्सो द बर्थडे ऑफ अ ग्रेट साइंटिस्ट एंड मैथमेटिशियन एल्बर्ट आइंस्टाइन। 14 मार्च को एल्बर्ट आइंस्टाइन का बर्थडे भी आता है, ठीक है। तो इसी दिन पाई डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। तो हम दो चीज़ों से याद रख सकते हैं, सिंस यहाँ पर आ गया हमारा मार्च 14 जो कि 3.14 वैल्यू से मिलता है, एंड दिस इज ऑल्सो द बर्थडे ऑफ एल्बर्ट आइंस्टाइन, ठीक है। सबसे पहले कब सेलिब्रेट किया गया था? इट वॉज फर्स्ट सेलिब्रेटेड इन द यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स में सेलिब्रेट किया गया था इन 1998। 1998 में पहली बार सेलिब्रेट किया गया था इन द यूनाइटेड स्टेट्स, ओके। अब है हमारे पास थीम ऑफ 2024। इस बार का जो थीम था वो है इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस फॉर ए सस्टेनेबल वर्ल्ड। इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस एक सस्टेनेबल वर्ल्ड के लिए, ठीक है। तो इस बार का पाई डे में थीम ये था। सबसे पहले कब सेलिब्रेट किया गया था? यूनाइटेड स्टेट्स में 1998 में, और हम मार्च 13 को सेलिब्रेट करते हैं। इसको इजीली याद रख सकते हैं बाय द वैल्यू 3.14, ठीक है। वैल्यू से हम याद रख सकते हैं। चलिए फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। वर्ल्ड हैप्पीनेस डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? किसी को याद है? वर्ल्ड हैप्पीनेस डे कब सेलिब्रेट करते हैं? इसको हमने हमारे फर्स्ट क्लास में ही देखा था। वर्ल्ड हैप्पीनेस डे वर्ल्ड हैप्पीनेस डे बिल्कुल सही, 20 मार्च को हम वर्ल्ड हैप्पीनेस डे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। तो इसी दिन वर्ल्ड हैप्पीनेस एक रिपोर्ट आता है, ठीक है। एक रिपोर्ट आता है जिसमें हम अभी देखेंगे कि इंडिया का रैंक कौन सा है। रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, बिल्कुल सही। हमारा करेक्ट आंसर है 126th रैंक। इस रैंक से हमें ये हम जान सकते हैं कि इंडिया ज़्यादा खुश नहीं है कि नहीं? इंडिया ज़्यादा खुश नहीं है बिकॉज रैंक बहुत ही ज़्यादा पीछे है। तो इंडिया क्यों खुश नहीं है? तो स्पेशली द मेन रीज़न कम्स हियर बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादातर यूथ है, ठीक है, यूथ पॉपुलेशन। तो इस वजह से इसमें क्या होता है कि ज़्यादातर यूथ हम सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स में रहते हैं ड्यू टू जॉब, डिप्रेशन, ये सभी चीज़ों के वजह से शायद इंडिया इतना पीछे आ गया है इन द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, ठीक है। तो अगर इंडिया इतना पीछे है तो हम सबसे पहले हम ये जानेंगे कि फर्स्ट पोजीशन में कौन आता है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट पोजीशन में आता है वो है फिनलैंड, ठीक है। फिनलैंड कम्स इन द फर्स्ट पोजीशन, और फिनलैंड 7वीं बार सेम फर्स्ट पोजीशन टॉप में है, ठीक है, 7th ईयर के लिए। फ्रॉम द लास्ट 7 years फिनलैंड फर्स्ट पोजीशन में आ रहा है, दैट इज द हैप्पीएस्ट कंट्री, ओके। और ये जो हैप्पीनेस रिपोर्ट दिया जाता है, जो रैंकिंग दिया जाता है, दिस इज बेस्ड ऑन अ 3-year एवरेज, ठीक है। 3 साल का एवरेज लिया जाता है एंड तभी एक कंट्री को इंडेक्स में डाला जाता है इन देयर रैंकिंग, ठीक है। 3rd पोजीशन में हम देख सकते हैं आइसलैंड, 5th पोजीशन में इजराइल। तो इजराइल का नाम देखकर हम थोड़ा सा कंफ्यूजन में आएंगे कि इजराइल में तो वार हो रहा है, तो इजराइल में हम कैसे देख सकते हैं कि ये वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में इसका नाम आ गया है, वो भी 5th रैंक में, बिकॉज ये 3-year एवरेज है, ठीक है। ये 3-year एवरेज कैलकुलेट किया जाता है, इस वजह से इजराइल हैज कम इन द 5th पोजीशन, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर बहुत सारे कंट्रीज का नाम मेंशन्ड है, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि म्यांमार कम्स इन 118th पोजीशन। पाकिस्तान हमसे ज़्यादा खुश है, ठीक है। इससे हम याद रख सकते हैं
पाकिस्तान हमसे ज़्यादा खुश है, इसका मतलब पाकिस्तान का रैंकिंग हमसे ऊपर है। 108 रैंक में आता है पाकिस्तान, 118 में आता है म्यांमार। इंडिया कम्स इन 126th रैंक, 128th रैंक में श्रीलंका, बांग्लादेश 129th एंड अफगानिस्तान जो है वो आता है एकदम लास्ट में। आउट ऑफ 143 कंट्रीज ये रैंकिंग दिया गया है, इसका मतलब अफगानिस्तान कम्स इन द लास्ट रैंकिंग 143, ठीक है। तो फिनलैंड कम्स इन द फर्स्ट पोजीशन, इसको याद रखना है, ओके। एंड इंडिया का रैंक याद रखना है, दैट इज 126। तो फर्स्ट पोजीशन हम याद रखेंगे, 126 इंडिया का पोजीशन हम याद रखेंगे एंड अफगानिस्तान का पोजीशन याद रखना है, ठीक है। चलिए फिर, तो भी हमने देखा था कि वर्ल्ड वाटर डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं। व्हेन इज वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेटेड? तो दिस इज सेलिब्रेटेड ऑन, आंसर कीजिए। वर्ल्ड वाटर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 22 मार्च, 22 मार्च, ठीक है। 22 मार्च को हमारा यूनिवर्सली इंटरनेशनली वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट किया जाता है। अच्छा, तो फिर वाटर डे हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं? वाटर डे को सेलिब्रेट करने का मेन मोटिव क्या है? इसका यही मोटिव है कि हम फोकस करें ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रेश वाटर। लोग वाटर को इतना वेस्ट करते हैं, लेकिन कुछ एक जगह पे हम देख सकते हैं कि वाटर का कितना ज़्यादा क्राइसिस हो रहा है। रिसेंटली हम देखेंगे तो बेंगलोर में हमने इतना ज़्यादा क्राइसिस देखा है वाटर का, ठीक है। तो इसी प्रॉब्लम्स को फोकस करने के लिए वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट किया जाता है, ताकि हर जगह पे लोग फोकस करें ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रेश वाटर, फ्रेश एंड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है। तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, दैट इज यूनाइटेड नेशंस ऑब्जर्व्स एवरी ईयर, हर साल यूनाइटेड नेशंस सेलिब्रेट करता है वर्ल्ड वाटर डे। कब से सेलिब्रेट किया जा रहा है? 1993, ठीक है। 1993 से सेलिब्रेट किया जा रहा है, फोकसिंग ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रेश वाटर। अच्छा, तो हमने देखा था कि हमारे पास 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, ठीक है। हमारे पास टोटल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है। उनमें से जो गोल नंबर 6 है, ठीक है, जो हमारा गोल नंबर 6 है, उसमें मेंशन किया गया है वाटर एंड सैनिटेशन फॉर ऑल बाय 2030। 2030 तक वाटर एंड सैनिटेशन सभी को मिलना चाहिए, ये हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, ठीक है। इस बार का जो थीम है वो है लिवरेजिंग वाटर फॉर पीस। लिवरेजिंग वाटर फॉर पीस का मतलब ट्रांसबाउंडरी वाटर कोऑपरेशन बहुत ज़रूरी है, ट्रांसबाउंडरी वाटर कोऑपरेशन, ठीक है। इसके अगर किसी कंट्री के पास प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर नहीं है तो वाटर कोऑपरेशन करना चाहिए, ठीक है, सो दैट वाटर इज गिवन टू ऑल, उसको लीवरेज करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वाटर फॉर पीस ये है हमारा इस बार का थीम, ठीक है। कब सेलिब्रेट करते हैं हम? तो याद रखना है वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट वी हैव व्हिच इज द वर्ल्ड्स मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल सिटी। क्वेश्चन में ध्यान देना है, वर्ल्ड का मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल सिटी। हमने जो लास्ट क्वेश्चन देखा था वो सेकंड मोस्ट पोल्यूटेड सिटी देखा था। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है कैपिटल सिटी, ठीक है, कोई भी कैपिटल होगा वो। तो हमारे पास ऑप्शंस है ढाका, न्यू दिल्ली, इस्लामाबाद, ओगाडोगो। तो इनमें से आप आंसर करेंगे। यस, वेरी गुड। इस बार हमारा करेक्ट आंसर होगा न्यू दिल्ली, ठीक है। न्यू दिल्ली हमारा कैपिटल है एंड दिस इज द वर्ल्ड्स
मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल सिटी। ठीक है, न्यू दिल्ली आया है इन द फर्स्ट पोजीशन। चलिए फिर देखते हैं कि अगर न्यू दिल्ली आया है इन द मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल सिटी, तो सेकेंड एंड थर्ड पोजीशन में कौन आया है। तो न्यू दिल्ली देखिए, न्यू दिल्ली कम्स एज द मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल सिटी। 4 साल से न्यू दिल्ली ही होते जा रहा है। ठीक है, न्यू दिल्ली का पोजीशन नीचे नहीं उतर रहा है इसमें। द कैपिटल सिटी इज ग्रैबिंग द पोजीशन ऑफ फॉर 4 years। ठीक है, 2018 से न्यू दिल्ली ही मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल सिटी का रैंकिंग में फर्स्ट पोजीशन ला रहा है। ठीक है, ओके। नाउ अभी हम देखेंगे कि सेकंड पोजीशन में कौन आ रहा है। सेकंड पोजीशन में कैपिटल सिटी जो है वो है ढाका बांग्लादेश। ठीक है, ढाका बांग्लादेश। एंड थर्ड पोजीशन में आ रहा है ओगाडुगु, जो कि बुर्किना फासो का कैपिटल है। ठीक है, बुर्किना फासो का कैपिटल ओगाडुगु इज कमिंग इन द थर्ड पोजीशन एंड ढाका ये आ रहा है सेकंड पोजीशन। ठीक है, चलिए तो 134 कंट्रीज में ये रिपोर्ट दिया गया एंड अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 किसने दिया है, IQ एयर। तो 5 मोस्ट पोल्यूटेड कंट्रीज ये आ गया हमारे पास कंट्री। ठीक है, कंट्री में से पहला पोजीशन जो है वो है बांग्लादेश, सेकंड पाकिस्तान, थर्ड इंडिया, फोर्थ ताजिकिस्तान एंड फिफ्थ बुर्किना फासो। ठीक है, 5 कंट्रीज है जिनको 5 मोस्ट पोल्यूटेड कंट्रीज हम देख सकते हैं। बांग्लादेश, पाकिस्तान एंड इंडिया फॉर सेकंड थर्ड कंट्रीज। ठीक है, 2022 में इंडिया का रैंक 8 आया था। 131 कंट्रीज थे, 131 कंट्रीज में इंडिया का रैंक 8 आया था और इस बार 134 कंट्रीज में इंडिया का रैंक थर्ड आया है। ठीक है, इन सभी चीज़ों को याद रखना है। एक क्वेश्चन अगर हम देख सकते हैं, ठीक है, तो मल्टीपल क्वेश्चंस इससे बन सकते हैं। यहाँ पर सेकंड मोस्ट पोल्यूटेड भी आ सकता है, थर्ड मोस्ट पोल्यूटेड भी आ सकता है, और एल्स विच इज़ द मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री, डायरेक्टली कंट्री का नाम भी पूछ सकता है। तो ऐसे हम क्वेश्चंस को अच्छे से देखेंगे। ठीक है, चलिए फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। असम राइफल्स सेलिब्रेटेड इट्स डैश रेजिंग डे ऑन मार्च 24। मार्च 24 को सेलिब्रेट किया गया। तो द नंबर ऑफ रेजिंग डे सेलिब्रेटेड वाज 100th, 128th, 157th एंड 189th। तो हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है यहाँ पर, सभी लोग आंसर कीजिए, इसको एटलीस्ट ट्राई कीजिए। बहुत सारे मल्टीपल आंसर्स आ रहे हैं, तो हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है 189th। ठीक है, असम राइफल्स सेलिब्रेटेड इट्स 189th रेजिंग डे ऑन मार्च 24। ठीक है, मार्च 24 को सेलिब्रेट किया जाता है टू सेलिब्रेट एंड ऑनर असम राइफल्स। ठीक है, असम राइफल्स क्या है उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले सबसे ओल्डेस्ट एंड द मोस्ट डेकोरेटेड पैरामिलिट्री फोर्स द कंट्री। ठीक है, पैरामिलिट्री फोर्स इन द कंट्री, उसमें से असम राइफल्स सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट एंड द मोस्ट डेकोरेटेड में आता है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, शिलोंग मेघालय में। ठीक है, एस्टेब्लिश कब हुआ था, 1835 में एस्टेब्लिश हुआ था एज काछार लेवी। ठीक है, काछार लेवी में एस्टेब्लिश हुआ था 1835 में। और अभी जो हम असम राइफल्स का नाम देखते हैं, दिस नेम वाज गिवन इन 1917। ठीक है, गॉट इट्स प्रेजेंट नेम इन 1917। सबसे पहले जब फॉर्म हुआ था, दिस वाज फॉर्म्ड एज काछार लेवी इन 1835।
ठीक है। अच्छा, इसको और भी नाम से जाना जाता है, जैसे कि सेंटिनल्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट एंड फ्रेंड्स ऑफ द हिल पीपल। ठीक है जी, सेंटिनल्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट एंड फ्रेंड्स ऑफ द हिल पीपल के नाम से भी असम राइफल्स को जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर है कि द ओल्डेस्ट एंड द मोस्ट डेकोरेटेड पैरामिलिट्री फोर्स, इसको याद रखना है। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कब सेलिब्रेट किया जाता है असम राइफल्स को ऑनर करने के लिए? मार्च 24 को। ठीक है, अभी हमारे पास जो टॉपिक है वो हमारे कंट्री से रिलेटेड है, एंड दैट इज हु वाज awarded the highest civilian award of Bhutan. हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ भूटान इंडिया से किनको मिला था रिसेंटली? हमारे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा? हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ भूटान। तो हमारा करेक्ट आंसर जो होने वाला है वो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, हमारे प्राइम मिनिस्टर को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ भूटान इस बार दिया गया है। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड किसने दिया है? दिस इज कॉन्फर्ड बाय द किंग ऑफ भूटान। जो भूटान के किंग होते हैं उन्होंने कॉन्फर किया है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को। किस लिए दिया जाता है? लाइफ टाइम अचीवमेंट्स एंड कॉन्ट्रीब्यूशंस टू सोसाइटी। लाइफ टाइम अचीवमेंट्स एंड कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ सोसाइटी, इसलिए एक हाईएस्ट सिविलियन ऑनर दिया जाता है। ठीक है, एंड जो ऑनर था, जो अवार्ड था, उसका नाम है ऑर्डर ऑफ द ड्रक ग्याल्पो। ठीक है, ये नाम याद रखना है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ द ड्रक ग्याल्पो। हमारे प्राइम मिनिस्टर जी जो है, ही इज द फर्स्ट फॉरेन हेड ऑफ गवर्नमेंट जिनको ये अवार्ड प्रेजेंट किया गया है। ठीक है, इज द फर्स्ट फॉरेन हेड ऑफ गवर्नमेंट। फॉरेन हेड ऑफ गवर्नमेंट मतलब हेड ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के जो हेड होते हैं, तो पहले ऐसे इंसान है जो कि उनको ये अवार्ड दिया गया है आउटसाइड ऑफ द पीपल ऑफ भूटान। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बिकॉज ही हैज़ बिकम द फर्स्ट फॉरेन हेड ऑफ गवर्नमेंट जिनको ये अवार्ड दिया गया है। अवार्ड का नाम कौन सा है? ऑर्डर ऑफ द ड्रक ग्याल्पो। लाइफ टाइम अचीवमेंट एंड कॉन्ट्रीब्यूशंस टू सोसाइटी के लिए ये अवार्ड प्रेजेंट किया जाता है। नाम याद रखना है अवार्ड का, किनको दिया गया था? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। चलिए, अभी हम जानते हैं कि हमारा इलेक्शंस आ रहा है, लोकसभा इलेक्शंस आ रहे हैं, तो एक ऐप प्रेजेंट किया गया है, एक ऐप बनाया गया है टू मेक द इलेक्शन प्रोसेस ईजियर फॉर द डिजेबल्ड लोगों के लिए, जो कि हैंडीकैप लोग होते हैं या फिर डिसेबल्ड लोग जो होते हैं, उनके लिए एक ऐप लॉन्च किया गया है ताकि इलेक्शन प्रोसेस उनके लिए इजी हो सके। ठीक है, इलेक्शन प्रोसेस इजी होने वाला है। तो इनमें से कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? सक्षम ऐप, सुगम्य भारत ऐप, ज्ञान प्रभा। तो इनमें से जो भी आंसर है वो है सक्षम ऐप। ठीक है, वेरी गुड, सभी लोगों ने करेक्टली आंसर किया है। सक्षम ऐप हमारा करेक्ट आंसर है। तो इसमें से क्या होगा? यहाँ पर देखिए, ये जो पिक्चर है, दिव्यांग मतदाताओं तक आसान पहुंच के लिए सक्षम ECI ऐप। ठीक है, जो भी हैंडीकैप्ड लोग हैं, डिसेबल्ड लोग हैं, उनको उनके सर्विसेज आसानी से मिलने के लिए ये ऐप बनाया गया है। तो यहाँ पर क्या लिखा गया है? मतदाता बनने करे रजिस्टर, यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं। अपना जो वोटर कार्ड है उसको
कुछ अपडेट कर सकते हैं, उसमें चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, पोलिंग बूथ का विवरण देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, अगर कोई भी डिसेबल्ड लोग हैं, उनको व्हील चेयर चाहिए, तो यहाँ से वो लोग ये सुविधा भी ले सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों के लिए ये सक्षम ऐप बनाया गया है। ठीक है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बिकॉज हमारा इलेक्शन सभी आ रहे हैं, तो इस वजह से ये ऐप लॉन्च किया गया है। ये और एक ऐप है जो कि सी विजिल ऐप है। ये क्या होता है, अगर हम देखते हैं कि कोई भी वायोलेशंस हो रहा है, ठीक है, फ्रॉम द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, तो तभी हम सी विजिल ऐप में रिपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, सी विजिल ऐप एक ऐसा ऐप होगा, अगर हम देख सकते हैं कोई भी रिश्वत देके या फिर घूस देके वोट खरीदना चाह रहा है, जो कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से नहीं मिलता है। ठीक है, ये हमारा कोड ऑफ कंडक्ट तो नहीं है इलेक्शंस के टाइम में, तो वो वायलेट हो रहा है, तो तब हम सी विजिल ऐप, जो कि विजिलेंस हम बोलते हैं ना, निगरानी रखना, तो विजिलेंस के लिए सी विजिल ऐप में हम रिपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये भी एक ऐप है, वायलेशंस को रिमूव करने के लिए ऐसे एक ऐप बनाया गया है। ठीक है, तो एक ऐप बनाया गया है इसके लिए, फॉर द दिव्यांग का मतलब फॉर द डिजेबल्ड पीपल, एंड एक ऐप बनाया गया है फॉर द विजिलेंस पर्पस। तो इन दोनों को हमें याद रखना है। चलिए नेक्स्ट हम देख सकते हैं हमारा नया टॉपिक, वेयर इज इंडियाज फर्स्ट इंटीग्रेटेड ऑयल पाम प्रोसेसिंग यूनिट। इंडिया का सबसे पहला इंटीग्रेटेड ऑयल पाम प्रोसेसिंग यूनिट कहाँ पर है, कहाँ पर ओपन किया गया है? गुजरात, केरला, अरुणाचल प्रदेश एंड त्रिपुरा। इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है? फर्स्ट इंटीग्रेटेड ऑयल पाम प्रोसेसिंग यूनिट, तो हमारा करेक्ट आंसर है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, हमारा करेक्ट आंसर है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में कहाँ पर है ये? रोइंग इन लोअर दिबांग वैली। रोइंग बहुत ही ज़्यादा फेमस है बिकॉज दिस इज़ अ टूरिज्म स्पॉट। ठीक है, तो इसी जगह पर एक इंडिया का सबसे पहला इंटीग्रेटेड ऑयल पाम, मतलब ऑयल पाम ऑयल बनाया जाएगा यहाँ पर। कौन सा कंपनी है? 3F ऑयल पाम। ठीक है, तो कहाँ पर होगा ये? रोइंग इन लोअर दिबांग वैली इन अरुणाचल प्रदेश। ये पाम ट्री है। ठीक है, और ये जो हम देख सकते हैं, यहाँ से पाम ऑयल डाला जाएगा। टू एनकरेज डोमेस्टिक ऑयल सीड्स प्रोडक्शन, ऑयल सीड्स प्रोडक्शन और भी ज़्यादा इंक्रीज करने के लिए ये एक पाम ऑयल प्रोसेसिंग यूनिट इंडिया में बनाया जा रहा है इन अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव दिस फैक्ट्री इज पार्ट ऑफ मिशन पाम ऑयल एंड इज इंडियाज फर्स्ट ऑयल पाम फैक्ट्री अंडर। किसके अंडर आता है ये? नेशनल मिशन फॉर एडिबल ऑयल। ठीक है, नेशनल मिशन फॉर एडिबल ऑयल्स, ऑयल पाम, NMEOOP को याद रखना है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, कहाँ पर है? रोइंग दिबांग वैली में प्रेजेंट है। ठीक है, ये फैक्ट्री यहाँ पर है। देखिए इसको मेनली क्या मोटिव से यहाँ पर बनाया गया है? हम जानते हैं इंडिया है द सेकेंड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ एडिबल ऑयल, सेकेंड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ एडिबल ऑयल। तो इतना ज़्यादा अगर हम कंज्यूम करते हैं तो फिर हम सबसे ज़्यादा इंपोर्ट भी करते हैं, हम दूसरे कंट्रीज से इंपोर्ट करते हैं एडिबल ऑयल। इस वजह से फॉर दिस एन इनिशिएटिव हैज़ बीन टेकन एंड सबसे पहला इंटीग्रेटेड ऑयल पाम प्रोसेस बनाया गया है। ठीक है, तो याद रखना है लार्जेस्ट कंज्यूमर, सेकेंड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ एडिबल ऑयल है इंडिया, इस वजह से यहाँ पर बनाया गया है। बिकॉज हम जितना भी इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, हम बाहर से इतना इंपोर्ट करते हैं बिकॉज हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन कम होता है। ठीक है, कम होने के कारण हमारे पास
ऑप्शन नहीं है एंड हम दूसरे कंट्री से इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर एक नया इंटीग्रेटेड ऑयल पाम प्रोसेसिंग यूनिट बनाया गया है। कंपनी कौन सा है? 3F ऑयल पाम। नेक्स्ट वी हैव हु विल बी इंडियाज फ्लैग बियरर। इंडिया का फ्लैग बियरर कौन होगा एट द 2024 पेरिस ओलंपिक्स। 2024 में पेरिस ओलंपिक्स होने वाला है, वहाँ पर इंडिया का फ्लैग बियरर मतलब जो फ्लैग पकड़ते हैं वो कौन होगा। यहाँ पर से हमारे पास ऑप्शन है शरद कमल, मैरी कॉम, शिवा केशवन। तो इन तीनों ऑप्शंस में से हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है गुड शरद कमल, ठीक है। शरद कमल हमारा फ्लैग बियरर होने वाला है पेरिस ओलंपिक्स 2024 का। एंड कैन यू टेल मी व्हाट स्पोर्ट डज ही प्ले? कौन सा स्पोर्ट वो खेलते हैं शरद कमल? तो ही इज द टेबल टेनिस प्लेयर, टीटी प्लेयर, okay, the table tennis player, and he will be the India's flag bearer at 2024 Paris Olympic. Okay. ये हम नया टॉपिक हमारे पास है When was the global Earth Hour? बहुत इम्पॉर्टेंट है, रिसेंटली हमने इसको सेलिब्रेट किया है। तो कब सेलिब्रेट किया गया था? 19 मार्च, 23 मार्च, 26 मार्च, 31 मार्च। अर्थ आवर कब सेलिब्रेट किया गया? तो ये सेलिब्रेट हुआ है 23 मार्च को, ठीक है। अर्थ आवर, तो अर्थ आवर क्या होता है उसको हम अभी देखने वाले हैं। देखिए, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जो है, जो WWF है, इस सेलिब्रेटेड अर्थ आवर 2020। कब सेलिब्रेट किया गया? मार्च 23 को, 1 घंटे के लिए, ठीक है। 8:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक वर्ल्ड वाइड को सेलिब्रेट किया गया, ठीक है। क्या किया जाता है अर्थ आवर में? इट एनकरेजेस पीपल कि 1 घंटे के लिए, दैट इज 60 मिनट्स के लिए अपने लाइट्स को ऑफ करें टू रेज अवेयरनेस अबाउट एनवायरमेंटल इशू। एनवायरमेंटल इश्यूज के अवेयरनेस को रेज करने के लिए 1 घंटे के लिए अपने लाइट्स को ऑफ करना चाहिए। वर्ल्ड वाइड ये सेलिब्रेट हुआ था। हर एक मॉन्यूमेंट्स में हम देख सकते हैं कि पूरा लाइट्स उनका ऑफ था। इवन आईफिल टावर, माचू पिच्चू, कोलोसियम, देन इंडिया गेट, सभी में लाइट्स ऑफ थे फॉर 1 आवर, ठीक है। तो अर्थ आवर जो हम इस साल हमने मार्च 23 को सेलिब्रेट किया है, ये सबसे पहले स्टार्ट किया गया था सिडनी में इन 2007। 2007 में सिडनी में सेलिब्रेट किया गया था फर्स्ट टाइम अर्थ आवर, ठीक है। देखिए, इस बार मार्च 23 में सेलिब्रेट हुआ है। ज़रूरी नहीं है कि हर साल मार्च 23 में हो, बिकॉज दिस इज हेल्ड ऑन द लास्ट सैटरडे इन मार्च। मार्च के लास्ट सैटरडे में ये अर्थ आवर इवेंट सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। सो लास्ट सैटरडे में जो भी डेट है वो उस साल का डेट होगा, ठीक है जी। तो 1 घंटे के लिए लाइट्स को ऑफ किया जाता है टू रेज अवेयरनेस अबाउट एनवायरमेंटल। और इस बार मार्च 23 को वो डेट कब स्टार्ट किया गया था? इन सिडनी 2007। यहाँ पर पिक्चर है, देखिए, अर्थ आवर 60 मिनट्स के लिए, ठीक है। टर्न ऑफ योर लाइट्स फॉर आवर प्लैनेट, हमारे प्लैनेट के लिए लाइट्स को ऑफ कीजिए, 1 घंटे के लिए ही सही। तो ये हमारे पास और एक क्वेश्चन आ गया, इन विच गेम इंडिया मेड न्यू गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑन मार्च 24। मार्च 24 में इंडिया ने कौन से गेम में एक नया गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? कबड्डी, सॉरी बैडमिंटन, कबड्डी, हॉकी, फुटबॉल। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर है कबड्डी, तो सही।
कबड्डी हमारा करेक्ट आंसर है। कबड्डी में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है मार्च 24 में। ठीक है, तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड क्यों बना? बिकॉज यहाँ पर टोटल पार्टिसिपेंट्स थे 128 प्लेयर्स। 128 players were the participants on the वर्ल्ड कबड्डी डे। तो वर्ल्ड कबड्डी डे मतलब कब सेलिब्रेट किया जाता है? मार्च 24 को। जिस दिन रिकॉर्ड किया गया इस वर्ल्ड रिकॉर्ड, उसी दिन वर्ल्ड कबड्डी डे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, तो कहाँ पर बनाया गया ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड? इन पंचकुला हरियाणा, को भी याद रखना है। पंचकुला हरियाणा में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इन कबड्डी बनाया गया। ठीक है, वर्ल्ड कबड्डी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, हर साल मार्च 24 को सेलिब्रेट किया जाता है सिंस 2019, को भी याद रखना है। 2019 से हर साल सेलिब्रेट किया जा रहा है वर्ल्ड कबड्डी डे। इस बार और भी ज़्यादा हिस्टोरिक मूवमेंट हो गया, बिकॉज वर्ल्ड कबड्डी डे में ही इस बार 128 प्लेयर्स ने पार्टिसिपेट करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट किया है। ठीक है, कहाँ पर किया है? इन पंचकुला हरियाणा। AFSPA has been extended to which 4 districts of Assam? AFSPA has been extended to which 4 districts of Assam? आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट AFSPA कौन से 4 डिस्ट्रिक्ट में एक्सटेंड किया गया है ऑफ असम? तो इनमें से जो ऑप्शंस है वहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है तिनसुकिया, डिब्रूगढ़, सराइदेव एंड शिवसागर। ठीक है, तो क्या डिब्रूगढ़, सराइदेव एंड शिवसागर हमारा करेक्ट आंसर है। तो आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट AFSPA ये क्या है? तो हम सबसे पहले देखते हैं कि असम गवर्नमेंट दिस हैज एक्सटेंडेड द AFSPA 1950। कब बनाया गया था AFSPA को? ये 1958 में बनाया गया इन 4 डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, ये ओरिजिनेट हुआ, एस्टेब्लिश हुआ 1958 को, और इस बार हमारे असम गवर्नमेंट ने एक्सटेंड कर दिया इस एक्ट को 4 डिस्ट्रिक्ट्स में। कितने दिनों के लिए? 6 महीनों के लिए, फ्रॉम अप्रैल 1। ठीक है, अप्रैल 1 से ये स्टार्ट हुआ है, एक्सटेंड हुआ है ऑन द डिसीजंस ऑफ द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने डिसीजन लिया है कि 6 महीने के लिए AFSPA को एक्सटेंड कर देना चाहिए। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में एक्सटेंड किया गया है? तिनसुकिया, डिब्रूगढ़, सराइदेव एंड शिवसागर। ठीक है, सराइदेव से रिलेटेड हमने हमारे लास्ट क्लास में ही एक इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखा था, तो याद है? सराइदेव से रिलेटेड हमने कुछ देखा था। सराइदेव मैदान हमने देखा था, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए नॉमिनेट हुआ है। ठीक है, तो तिनसुकिया, डिब्रूगढ़, सराइदेव एंड शिवसागर दिस आर द डिस्ट्रिक्ट्स जहाँ पर एक्सटेंड किया गया है। ठीक है, तो आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट ये क्या है? इसका मतलब ये एक एक्ट है जो कि स्पेशल पावर्स देते हैं हमारे इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को। ठीक है, हमारे इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को एक स्पेशल पावर देते हैं, स्टेट में भी और पैरामिलिट्री फोर्सेस में भी डिस्टर्ब्ड एरियाज में उनको कुछ पावर्स दिया जाता है। ठीक है, डिस्टर्ब्ड एरियाज, द बॉर्डर एरियाज, उनको कुछ स्पेशल पावर्स दिया जाता है मिलिटेंट्स को के लिए। ठीक है,
अगर वो देखते हैं कि कोई भी मिलिटेंट्स है तो उनको तो एम्पावर करने के लिए, ये पॉइंट हम देख सकते हैं, उनको एम्पावर करने के लिए कहीं भी कभी भी वो लोग ऑपरेशंस कर सकते हैं, ठीक है। कहीं भी कहीं पर भी उनको अरेस्ट किया जा सकता है विदाउट एनी प्रायर वारंट। तो ये उनके पास कुछ स्पेशल पावर्स होते हैं, ठीक है। तो करंटली AFSPA कहाँ पर है? इन सम पार्ट्स ऑफ असम, नागालैंड, मणिपुर एंड अरुणाचल प्रदेश। करंटली कहाँ पर है? असम, नागालैंड, मणिपुर एंड अरुणाचल प्रदेश में AFSPA, इसका मतलब आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट प्रेजेंट है, ठीक है। क्या कर सकते हैं वो लोग? दिस एक्ट का मतलब AFSPA दिस एम्पावर्स सिक्योरिटी फोर्सेस। अभी हमने देखा कि सिक्योरिटी फोर्सेस के पास कुछ एक स्पेशल पावर्स होती है, ठीक है। सब एरियाज में वो यूज कर सकते हैं एंड दिस एक्ट दे एम्पावर सिक्योरिटी फोर्सेस टू कंडक्ट ऑपरेशंस एनीवेयर। कहीं पर भी अगर वो देखते हैं कि कुछ डिस्टर्ब्ड एरियाज है तो वहाँ पर वो लोग अपना ऑपरेशंस कंडक्ट कर सकते हैं, किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट एनी प्रायर वारंट और नोटिस, ठीक है। ये हो गया हमारा AFSPA। 4 डिस्ट्रिक्ट्स का नाम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। AFSPA कब फॉर्म हुआ था? 1958। इसके डिसीजन में एक्सटेंड किया गया है और 6 महीने के लिए ऑन द डिसीजंस ऑफ द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में से ये डिसीजन लिया गया कि और 6 महीनों के लिए 4 डिस्ट्रिक्ट्स में एक्सटेंड करना चाहिए ये पावर, ठीक है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आप सभी को क्लास अच्छा लगा होगा। यू हैव लाइक्ड द क्लास, प्लीज लाइक एंड शेयर with your friends whoever are preparing for the exam. Then have a good day. Bye bye.